हेलो गाइस, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल VCL एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिर हम आज पॉलिटी के सेशन को लेकर आए हैं। पॉलिटी के सेशन में हम देखेंगे भारतीय संविधान सभा प्रस्तावना, इसके अनुच्छेद कुछ और ये ढेर सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो और ये हमारी संविधान सभा पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना उद्देश्य कैसे प्रस्ताव किए, संविधान सभा की मांग कब हुई थी, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम कुल मिलाकर देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको इसका महत्वपूर्ण कहाँ कहाँ है, इसको अगर आप सिविल सर्विसेज में भी जाओगे, UPPCS के जो प्री लेवल का एग्ज़ाम होता है वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। और जहाँ भी कहीं भी NTPC CGL जहाँ कहीं भी जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप तक हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक हमारे नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए अपने इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ आप देख रहे होंगे तो यहाँ है हमारा भारतीय संविधान सभा। बट हम भारतीय संविधान सभा की मांग कैसे होती है, मांग कौन करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो 1934 की बात है। 1934 में क्या करते हैं, MN राय पहली बार 1934 में पहली बार MN राय ने संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा और MN राय कौन थे, ये MN राय थे वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे। और फिर उसके बाद आता है 1935 में। 1935 की बात करेंगे तो भारतीय कांग्रेस थी, वो क्या संविधान सभा की मांग करती है, संविधान सभा के गठन की मांग करती है। फिर इसके बाद आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, 1938 में ये क्या एक घोषणा पत्र जारी करते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि जो भारत के संविधान सभा का गठन होगा वो एकमत अधिकार पर होगा। और फिर इसमें जो कोई भी बाहरी व्यक्ति या कोई भी बाहरी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी प्रस्ताव को नेहरू के इसी प्रस्ताव को क्या करते हैं, अंततः ब्रिटिश सरकार जो है मान लेती है। और इसी को 1940 में क्या किया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, उसी को 1940 में क्या नाम दिया जाता है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं 1942 में। 1942 क्या होता है, 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रालय के एक सदस्य और एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रारूप प्रस्ताव के साथ क्या करते हैं, भारत आते हैं। जब भारत आते हैं तो उस समय क्या चल रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला था। अब ये लोग कहते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो जाए तब हम यहाँ भारत में भारतीय संविधान सभा के गठन करेंगे। तो अब ये तो अनाउंसमेंट कर देते हैं। फिर यहाँ आता है एक क्रिप्स प्रस्ताव को, ये इसी जो प्रस्ताव, ये प्रारूप प्रस्ताव लेकर आते हैं, इसी को क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से आता है। इस प्रस्ताव को क्या करती है मुस्लिम लीग, जो है मुस्लिम लीग क्या करती है, उसको नकार देती है, मतलब उसको स्वीकार नहीं करती है। मुस्लिम लीग क्यों नहीं स्वीकार करती, वो मांग करती है कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए और जहाँ उनकी अपनी अपनी संविधान सभाएँ और हों। तो इसको पहले क्या किया जाता है, उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, ब्रिटिशों के द्वारा जो प्रस्ताव था। तो फिर इसको क्या कर दिया जाता है, कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन इस सभा को ठुकरा देती है, मतलब इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है जो मुस्लिम लीग मांग कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसे सुझाव देती है कि मुस्लिम लीग कुछ काफ़ी हद तक संतुष्ट भी हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान सभा का गठन आप यहाँ से आप देखेंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन कब होता है, 19 जुलाई 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन हो जाता है कैबिनेट मिशन की संतुष्टि के आधार पर। तो अब इसमें सदस्य देखो, कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पेथिंस, लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो संविधान सभा के ये सदस्य रहते थे। और उसके बाद आप चलोगे आगे चलने का प्रयास करोगे तो आगे आप देखोगे कि
जो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, जो ये संविधान सभा गठित हो गई, अब उसमें जो सदस्य थे कुल सदस्यों की संख्या उसमें 389 निश्चित की जाती है। 292 ब्रिटिश प्रांतों के लिए, 4 चीफ कमिश्नर के लिए और 93 देसी रियासतों के लिए इनका निश्चित सीटों को निश्चित किया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, इस मिशन योजना के अनुसार जो 1946 को संविधान सभा का चुनाव करवाया जाता है, तो इसमें 389 सीटों में कुल जो प्रांतों के लिए निर्धारित किए जाते हैं 296 के लिए निर्धारित किए जाते हैं और उस पर चुनाव करवाए जाते हैं। तो अब उन चुनाव में चुनकर कौन कौन से कितने सीट लेकर आते हैं, कांग्रेस लेकर आती है 208, मुस्लिम लीग लेकर आता है 73 और 15 अन्य दल उम्मीदवार मतलब चुनकर आते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, 9 दिसंबर 1900 यहाँ गए 46 नहीं रहेगा, 47 नहीं रहेगा, यहाँ 46 रहेगा। 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए उन्हें क्या किया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। मुस्लिम लीग ने इस बैठक को बहिष्कार करती है, उसने तो अलग एक हिस्सा और अलग संविधान की मांग कर ही रही थी, इसलिए उसने क्या किया जाता, वो क्या करती है, इसका बहिष्कार करती है। बिल्कुल अलग संविधान की मांग वो कर ही रही थी पहले से। और एक ऐसी रियासत थी जो इसमें क्या करती है, भाग नहीं लेती थी। वो कौन सी रियासत थी, हैदराबाद रियासत थी, जो संविधान सभा में भाग नहीं लेती थी, भाग नहीं लिया था। लेकिन और जो रियासतें थी वो भी शुरू में तो भाग नहीं ली, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनको थोड़ा बहुत करता गया, वो फिर क्या करती हैं, वो धीरे धीरे संविधान सभा में चली जाती हैं, भाग लेना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब भाग लेती हैं। फिर आता है कि हमारा जो इस संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो किस आधार पे हुआ था, इसमें जनसंख्या के अनुपात में हुआ था। तो इसमें जनसंख्या का अनुपात मतलब 10 लाख आबादी जहाँ होगा वहाँ एक स्थान का आवंटन होगा। इस प्रकार से वहाँ का जो चुनाव हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का इस प्रकार हुआ था। और इसमें जो ये चुनाव हुआ था उसको प्रांतों को प्रतिनिधित्व जो दिया गया था वो क्या हुआ था, 3 प्रमुख समुदायों की संख्या के आधार पर। वो समुदाय कौन कौन से, मुस्लिम, सिख। और इसमें साधारण वर्ग क्या होता है, साधारण ये होता है कि जहाँ जिसमें मुस्लिम और सिख ना हो वो सब लोग आते थे। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान की जो समिति थी उसके कौन कौन से समिति के किस किस के अध्यक्ष थे। तो इसमें पहले आती है हमारी संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके आगे और चलते हैं तो इसके आगे आप चलोगे तो प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति से कौन थे, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समितियां कौन थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आगे हम चलें तो आगे हमारा क्या कहता है कि संविधान में जो महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी, 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव किया। इसको उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया जाता है। स्वीकार करने के बाद कुछ प्रमुख समितियां बनाई जाती हैं। स्वीकार करने के बाद जो समितियां बनाई जाती हैं वो क्या, वार्ता समिति, संघीय समिति और प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। ये इतनी समितियां बनाई जाती हैं। इसके बाद आप आओगे जो BN राव का सुझाव था, BN राव का जो प्रारूप संविधान का तैयार किया गया था उसी को क्या करते हैं, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं या प्रारूप समिति के सदस्य होते हैं वो सब उनके प्रारूप को क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। समीक्षा करने के बाद अपना उनके जो BN राय को जो प्रारूप दिया गया था उसको समीक्षा करने के लिए देखो यहाँ क्या किया जाता है, BR अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया जाता है। 7 सदस्यों की एक क्या करी जाती है, टीम बनाई जाती है। 7 सदस्यों की टीम बनाई जाती है उनकी समीक्षा करने के लिए। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या करते थे, अध्यक्ष रहते थे। उसमें क्या और N गोपालास्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला
एन माधवराव BL मित्र के स्थान पे आते हैं। और DP खेतान जो 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी इसके सदस्य बनते हैं। तो इस प्रारूप समिति में आप पूछेगा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है 7 सदस्य थे। हमने पहले ऊपर बता दिया कितने थे। और 3 जून 1946 को क्या होता है, माउंटबेटन योजना आती है। इस माउंटबेटन योजना के अनुसार ही देश का बंटवारा किया जाता है। 2 आयत हिस्सों में बांटा जाता है, एक पाकिस्तान एक इंडिया। तो जब देश का बंटवारा हो जाता है तो जो संविधान के सदस्य थे उसमें भी कमी हो जाती है। उसमें सब कमी कितनी हो जाती है, 299 ही रह जाती है। जब फिर से संविधान सभा का गठन किया जाता है, मतलब फिर से संविधान सभा के सदस्यों का गठन होता है, तो उसमें कितने 299 तय की जाती है। 299 तय की जाती है, जिसमें 229 देशी रियासतों के लिए और 229 प्रांतीय सदस्यों के लिए और देशी रियासतों के लिए 70 संख्या तय की जाती है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो जो प्रारूप समिति के विचार विमर्श करने के बाद क्या करते हैं, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा अपनी रिपोर्ट पेश करती है। अंतिम रिपोर्ट जो पेश करी ये वो 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति पेश करती है। इसी के आधार पर हमारे संविधान सभा का वाचन होगा और संविधान सभा लागू होगा। जब प्रारूप समिति ने अपना जो अंतिम रिपोर्ट पेश करती है तब क्या होता है कि उसके बाद होते हैं हमारे संविधान को पढ़ने का प्रारंभ होता है। संविधान सभा में अब संविधान का प्रारंभ होता है क्या, पढ़ाई करने का, मतलब सबके सामने पढ़ने का हमारा संविधान कैसा बना हुआ। तो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक पहला वाचन होता है हमारे संविधान का, तो 1948 ईस्वी में। और दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक। उसके बाद तीसरा वाचन की बात करोगे, तीसरी बार कब पढ़ा जाता है, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1950। इसके बाद हमारा संविधान क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। पारित करते समय जो 299 सदस्य हैं, जब हमारा देश बंटवारा हो गया था तो देश बंटवारा होने के बाद 299 सदस्य बचे थे, जिसमें जब हमारा संविधान पारित होता है तो उस समय कितने सदस्य रहते हैं उपस्थित जो रहते हैं संविधान सभा में, वो 284 सदस्य उपस्थित रहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो संविधान सभा में कितने दिन लगे थे, संविधान सभा में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के लगे थे। 14 दिन प्रारूप था, जो संविधान का प्रारूप था उस पर बहस होती है। और इसमें खर्च कितना आया था, 63,96,729 रुपये इसमें खर्च आए थे। इसके बाद आप चलोगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। तब इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ रहती हैं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ रहती हैं जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित किया जाता है। तो और इस संविधान सभा में और कुछ क्या होता है कि जो 22 जुलाई होता है, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाता है। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल पाकिस्तान की पृथक संविधान सभा की भी घोषणा करते हैं। कब, 26 जुलाई 1947 को। उसके बाद हम आते हैं आगे। तो आगे क्या करता है, जब हमारा संविधान बना हुआ था तब उसके समय क्या किया जाता है कि 26 नवंबर जब 1949 ईस्वी को क्या किया जाता है, जो 15 अनुच्छेद थे उनको प्रभाव में ला दिया जाता है, मतलब प्रभाव में आ जाते हैं। ये होते हैं 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, 366, 367, 379 और 388, 391, 392 और 393। ये सब अनुच्छेद जो हैं स्वायत्ता में अपने प्रारूप जो मतलब अपने अधिकार में आ जाते हैं, बट जो अदर जो अनुच्छेद होते हैं वो नहीं आ पाते। उनको कब लागू किया जाता है, उनको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उनको भी लागू कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो जाता है। 24 जनवरी 1950 को हमारे अंतिम बैठक होती है और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और 26 जनवरी 1950
से 26 जनवरी 1950 से जो 1951 और 52 में जो नई संसद बनने वाली संसद का चुनाव होना था, तब तक ये एक संसद के रूप में कार्य करते रहते हैं, अंतरिम संसद तक कार्य करते रहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य क्या होती है, उद्देश्य या प्रस्तावना क्या होती है। जो नेहरू के द्वारा उद्देश्य संकल्प आदर्श प्रस्तुत किया जाता है और उन्हीं के आधार पर उन्हीं को हमारे संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। और 42वें संविधान संशोधन के आधार पर हमारी जो प्रस्तावना है वो इस प्रकार है। और हम बता दें 42वें संविधान संशोधन में हमारे 2 चीज़ जोड़े गए थे। ये चीज़ें की थी समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जो संविधान के प्रस्तावना में जोड़ी गई थी। आगे हम चलते हैं अपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं और देखते हैं हमारी संविधान की प्रस्तावना कैसी है। संविधान की प्रस्तावना हमारा कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मितिमार शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। ये थी हमारी संविधान की प्रस्तावना। उसके बाद प्रस्तावना की जो मुख्य खास बातें थी उस चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। जो संविधान के प्रस्तावना के मुख्य खास चीज़ें हैं, उनके प्रस्तावना को ही संविधान की क्या कहा गया है, कुंजी कहा गया है। और जहाँ भी प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन होगा, केंद्र बिंदु का स्रोत भारत के लोग ही होंगे। अब इस संविधान सभा को आगे चलोगे तो इस संविधान को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऐसा कब होता है, ये ऐसा निर्णय होता है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में यह घोषणा की जाती है। बेरुवाड़ी वाद जो आता है 1960 में, इसमें क्या किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो संविधान जहाँ संदिग्ध होगा, संविधान की भाषा जहाँ संदिग्ध होगी वहाँ उसकी प्रस्तावना विधि बनाने या विधि का निर्वाचन करने में सहायता प्रदान करेगी। उसके बाद फिर आता है यही बेरुवाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय मानती है कि संविधान जो है, संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक अंग है और लेकिन इसे विधायिका के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। परंतु फिर क्या होता है, संविधान की प्रस्तावना को ही जो प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय होती है, ये सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, बेरुवाड़ी नहीं, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जब वाद आता है तो इसमें क्या होता है, इस 1973 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी प्रस्तावना को माना था ही बेरुवाड़ी में संविधान का अंग। और इसमें क्या कहती है कि जो विधायिका होगी, संसद होगी, इसमें संशोधन कर सकती है। मतलब केशवानंद भारती का बनाम केरल राज्य का जब वाद आता है तो इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय कहती है कि इसमें संसद के द्वारा इसमें का संशोधन किया जा सकता है, लेकिन किस आधार पर संशोधन किया जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी माना कि ये जो संविधान की जो प्रस्तावना है, ये संविधान का क्या होगा, एक मूल ढांचा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है किस आधार पर, क्योंकि इसके सकारात्मक जो रूप होंगे उस आधार पर संशोधन किया जा सकता है, नकारात्मक में रूप में नहीं। सकारात्मक में रूप में इसलिए किया जा सकता है जिससे कि इसका जो मजबूतीकरण हो, का विस्तार हो और ही अच्छे तरीके से हो सके। फिर उसके बाद 1942वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये सब तो हमने पहले ही बताया ऊपर ही प्रस्तावना से पहले कि ये सब प्रस्तावना में जोड़ा गया था। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या होते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत अर्थात हमारे संविधान में विदेश से
क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हमारे संविधान में विदेश से रखी गई हैं, तो उनको देख लेते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका से रखा गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ये सब कहाँ है? अमेरिका के राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने बताया कि ये सब चीज़ें ली गई हैं। उसके बाद अब चलोगे जो ब्रिटेन से हमारा संसदीय प्रणाली ली गई है, ये तो सभी जानते होंगे, ब्रिटेन से हमारी संसदीय प्रणाली ली गई है। एकल नागरिकता एवं विधि का निर्माण की प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन से ही ली गए हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के अनुसार के निर्वाचन और मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में साहित्य, कला, विज्ञान व सामाजिक सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को मनोनयन का भी उल्लेख आयरलैंड के संविधान से ही किया गया है। उसके बाद हम चलें ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज़ें आई हैं हमारे यहाँ। ऑस्ट्रेलिया से आई है हमारे प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार क्या होगा और मौलिक शक्तियाँ क्या होंगी, ये सब जर्मनी से लिए गए हैं। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये सब कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। उसके बाद चलेंगे हम दक्षिण अफ्रीका में से हमने क्या क्या उठा के लाया। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से उठा के लेके चले आए, और रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कर लिए, और यहाँ जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कर लिए। उसके बाद अब हमारा आ जाता है भारतीय संविधान की अनुसूची। तो हम इसमें भारतीय संविधान की अनुसूची में देखने वाले हैं। फर्स्ट अनुसूची में क्या कहती है कि जो भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा भी दिया गया। दूसरी अनुसूची में आप चलोगे, दूसरी अनुसूची में सिर्फ क्या करते हैं, ये दूसरी अनुसूची में सिर्फ वेतन, भत्ता, पेंशन यही सब होता है। ये वेतन, भत्ता, पेंशन किसको? जो पदाधिकारी होंगे, पदाधिकारी कौन? मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपसभापति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, इन सब का जो वेतन होगा, भत्ते होंगे, पेंशन होगी, इस सब का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। आगे और चलोगे आप तीसरी अनुसूची पे चलोगे। तीसरी अनुसूची में क्या किया गया है? जो पदाधिकारी, मंत्री, उच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची में जो अलग अलग राज्य होंगे उनके संघीय क्षेत्रों की राजभाषा में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण चौथी अनुसूची करती है। उसके बाद चलते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची हमारा क्या करती है? जो अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र होंगे उनमें प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। ये पांचवी अनुसूची में किया गया है। और छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान छठवीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। सातवीं अनुसूची में चलें। सातवीं अनुसूची में क्या कहता है कि इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन उल्लेख किया गया है। ये किस प्रकार से उल्लेख इनका है? तीन प्रकार के इनको उल्लेख करती है। जैसे कि इनकी जो तीन सूचियाँ होंगी, तीन सूची मतलब संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर इनका जो विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच के शक्तियों का, इस प्रकार से संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांट कर किया गया है। संघीय सूची का मतलब क्या है? संघीय सूची का मतलब यहाँ जो सेंटर सरकार होगी ये कानून बना सकती है, और इसमें जब हमारा संविधान लागू हुआ था 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं जो कानून 100 विषयों पर बनाती है केंद्र सरकार। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य यहाँ क्या करेगी? अपने सुविधानुसार कानून बनाती है। और
कि जहाँ राष्ट्रीय हित के बारे में संबंधित होता है वहाँ केंद्र सरकार भी यहाँ कानून बना सकती है। और इसके अंतर्गत जब संविधान हमारा लागू हुआ तो 66 विषय थे इसके राज्य सूची में, और अब कितने हो गए हैं, 61 विषय हो गए हैं। अर्थात ये 66 विषय से हमारे 5 विषय कम कर दिए गए हैं। ये किसके पास चला गया है, ये सेंट्रल सरकार के पास चला गया है कि कानून बनाने का अधिकार। उसके बाद आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। लेकिन अगर कहीं राज्य सरकार कानून बनाती है और वहीं उसी कानून को केंद्र सरकार बनाती है तो राज्य सरकार के कानून की मान्यता न दे करके केंद्र सरकार के कानून की मान्यता दी जाएगी। और इसमें कितने, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें कितने 52 विषय हो गए हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारी 8वीं अनुसूची आती है। 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा को तय किया गया। भाषा कितनी, हमारी जो भाषाओं का उल्लेख किया गया उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इन भाषाओं को रखा ही जाता है और 14 भाषाएं थी। लेकिन 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, और 1952 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन होता है जिसमें कोंकणी शब्द को और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ दिया जाता है। 2003 के जो संविधान संशोधन होता है हमारा 92वां संविधान संशोधन, इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। तब हमारे पास कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हो जाती हैं, बन जाती हैं 22 भाषाएं बन जाती हैं। इन सबको कहाँ रखा गया है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। 9वीं अनुसूची की आप बात करेंगे तो 9वीं अनुसूची में आते हैं संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई ये क्या 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इसमें इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। और इस अनुसूची में जो वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम होते हैं और इसको क्या किया जाता है, न्यायालय में चुनौती भी आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन कुछ तरीके से आप चुनौती इसको अब 11 जनवरी 2007 का जो संविधान पीठ के यह निर्णय किया कि आप इसमें भी संशोधन कर सकते हैं कि जब आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो तब आप क्या करेंगे, इसमें उच्चतम न्यायालय में आप इस कानून की समीक्षा कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय इसका कानून की समीक्षा कर सकता है। तो 10वीं अनुसूची में चलेंगे। इसके बाद 10वीं अनुसूची हमारी क्या कहती हैं, 92वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी जाती है। इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है। 11वीं अनुसूची में चलोगे तो इसमें 73वें संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची हमारी जोड़ी जाती है और इसमें जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं वो कैसे कार्य करेंगी उन सबको विवरण देता है। हमारा कौन सा 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा जाता है और इसमें 29 विषय प्रदान किए गए। इसके बाद हम चलते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची हमारा संविधान के 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी जाती है 1992 में। 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें जो शहरी क्षेत्र और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 19 विषय प्रदान किए गए हैं। 19 विषय प्रदान किए गए। उसके बाद देसी रियासतों बड़ी मज़ेदार कहानी है। देसी रियासतों का विलय कैसे करवाया गया है, इसमें तो हम बहुत डिस्क्राइब नहीं करने वाले हैं। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसी सबको देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से होगा। लेकिन उसके बाद हम कभी इसकी देसी रियासतें पूरी पढ़ाएंगे ना, पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा ब्रॉड में पढ़ाएंगे तो हमारा कैसे क्या होता है वो सभी चीज़ें बताने वाले हैं। इसमें सिर्फ हम ये सब चीज़ें देखेंगे कि देसी रियासतों का भारत में विलय कैसे होता है। देसी रियासतों के जो विलय करने का था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किया जाता है, इसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया जाता है। रियासती मंत्रालय का प्रमुख काम क्या होता है, जो देसी रियासतें हैं अलग हैं उनको भारत में सम्मिलित कैसे करना है ये सबको रहती है। तो सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का बनाया गया। और जूनागढ़ ऐसी रियासत थी जिसको जनमत संग्रह के आधार पर, और हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसे पुलिस कार्रवाई के आधार पर के माध्यम से इसको भारत में मिलाया जाता है। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर मिलाया जाता है। देखो यही हैदराबाद रियासत थी जो संविधान सभा में भाग भी नहीं ली थी, तो इसको देखो पुलिस कार्रवाई की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल ने पुलिस कार्रवाई करके
इनको अपने इंडिया में मिला लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने संघ राज्यों का संघ, भारत राज्यों का एक संघ है। ये कहाँ से है? पहली अनुसूची कहती है कि भारत अर्थात इंडिया। देखो भारत और इंडिया क्या, जब उस समय थे ना संविधान सभा में, उन समय कुछ लोग कहे नहीं इंडिया करो, जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, जो ज़्यादा अपने को वो समझते थे वो इंडिया कहते थे, लेकिन कुछ लोग कहते थे नहीं भारत। तो लेकिन फिर क्या किया जाता है, इन दोनों लोग को सलूशन निकलता है, नहीं चलो ठीक है हम मान लेते हैं। आप क्या करेंगे, करना क्या है, हमें एक पहले फिर दोनों को रखना है, तो अर्थात हम कहेंगे भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है, संघ है। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची के में निर्दिष्ट किए गए हैं, और भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र भी समाहित होंगे। जब राज्यों का संघ होगा तो सारे राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण भी करेंगे, तो उस संघ में क्या होंगे, सब प्रत्येक राज्य समाहित ही होंगे। क्या हो जाएगा। फिर आते हैं आगे, यहाँ अनुच्छेद सेकंड, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों के स्थान पर नियमों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों को प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, ये अनुच्छेद सेकंड में होता है। और अनुच्छेद थर्ड में क्या कहे जाते हैं, राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों के परिवर्तन के किसको ये सब किसको बनाने का अधिकार है, ये सब संसद को बनाने का अधिकार है। इसके बाद आप चलते हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन में क्या कैसे होता है, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इस सब को जांच करने के लिए इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश कौन रहते हैं, एस के धर। इनको क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भाई इनको अध्यक्ष बनाते हैं। किस लिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है या नहीं है, इस सब की जांच करने के लिए एस के धर समिति का गठन करते हैं। कौन करते हैं, राजेंद्र प्रसाद इनको अध्यक्ष भी बना देते हैं एस के धर को, और यही एस के धर समिति भी कहलाती है। उसके बाद आप चलोगे तो ये सब अपनी जांच रिपोर्ट भेजते हैं। अपनी जांच करने के बाद जब जो रिपोर्ट देते हैं वो कहते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इनको कानूनी आधार पर इनका बंटवारा किया जा सकता है। फिर यही चीज़ का फिर समीक्षा करने के लिए जेवीपी समिति आती है। जेवीपी समिति आती है कौन, इसमें जेवीपी समिति में कौन, जयपुर का अधिवेशन होता है, उसमें जेवीपी समिति में कौन कौन से व्यक्ति रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई और पट्टाभी सीतारमैया। ये जेवीपी समिति जयपुर में अधिवेशन होता है इनकी। किनके, जो भाषाई राज्यों के आधार पर जो इसके धर समिति ने जो रिपोर्ट दी थी उसकी समीक्षा होती है। समीक्षा जब ये लोग करते हैं तो ये पाते हैं कि जो भाषाई आधार होगा राज्यों के पुनर्गठन का, वो उसकी मांग को खारिज कर देते हैं जो भाषा के आधार पर मांग कर रहे थे। इसके बाद जब ये खारिज कर देते हैं तो फिर तेलुगु भाषियों ने क्या करते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन चालू कर देते हैं। किसके नेतृत्व में, पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में अपना आंदोलन शुरू करते हैं, और 58 दिन के आमरण अनशन के बाद पोट्टी श्रीरामुलु का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। कब इनकी मृत्यु होती है, 6 दिसंबर 1952 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने के बाद क्या किया जाता है, नेहरू जी आज अपना चमत्कार दिखाते हैं। नेहरू जी क्या करते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने को मांग को स्वीकार कर लेते हैं, और ये घोषणा करते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। तो फिर आंध्र प्रदेश को क्या कर देते हैं, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन कर देते हैं। और जब ये गठन कब करते हैं, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बना देते हैं। और इस राज्य का यह राज्य होता है जो भाषा के आधार पर पहला राज्य होता है जो बनता है। इसकी जो राजधानी थी उस समय करनूल इसकी राजधानी रहती थी।
उसके बाद आप चलते हैं आगे, चलेंगे तो आगे चलोगे राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब 1956 ईस्वी में पास किया गया और इसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे और 1953 में यहाँ गठित हुआ। राज्यों का पुनर्गठन आयोग की जो 1953 में गठित की गई थी। फिर आप चलेंगे अब आप बात करेंगे यहाँ भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा व दीव को मुक्त के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध एक कार्रवाई करती है और उन पर पूर्ण अधिकार कर लेती हैं। जो 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन, दीव को जो भारत से अलग रहते हैं उनको भी भारत में तो रहते हैं लेकिन भारत में शामिल नहीं होते हैं, तो इनको भी शामिल कर लिया जाता है कि कहाँ ये अभिन्न अंग रहते हैं, मतलब भारत में रहते हैं लेकिन वो भारत में नहीं, इनका अपना ही सब कुछ चल रहा था। जो भारत में कानून चल रहे थे इनके अंदर नहीं चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद क्या कर लिया जाता है, इनको अपने अंदर मिला लिया जाता है। उसके बाद आप चलोगे जो भारतीय संविधान के भाग हैं, कितने भाग हमने बताया 22 भाग और 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था और उसके बाद आज जो संविधान की अनुसूचियाँ हों वो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, बढ़ाते चले गए हैं, हमने 4 अनुसूचियाँ तो बढ़ा लिया। उसके बाद जो संविधान के भाग हैं उसकी बात करेंगे, संविधान में कौन से भाग हैं और जो संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र, ये अनुच्छेद कहाँ से आएगा, 1 से लेकर और 4 तक आएगा संघ और उसका राज्यक्षेत्र। नागरिकता हमारी दी है अनुच्छेद 5 से 11 तक, मौलिक अधिकार 12 से 51 और नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 हमारा मूल कर्तव्य 51 के काम में रखा गया है। संघ हमारा कित में रखा गया है, वो रखा गया है हमारा 52 से 151 के बीच में। राज्यों के लिए जो हमारा है वो राज्य के लिए हमारा 152 से 237 और पहली अनुसूची भाग खा क्या कहते हैं 238 और ये आता है 8वां नंबर। संघ राज्य क्षेत्र ये जो है 239 से 242। पंचायती राज ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो 243 से 243 का से लेकर 9 तक होता है। नगर पालिका भी इम्पॉर्टेंट ये अनुच्छेद है और इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें, देखो ऊपर से ही हम बता देते हैं इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ से है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नगर पालिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक का मूल कर्तव्य, ये यहाँ तक आपको पूरा इतना तरीके से अच्छी तरीके से कंठस्थ करना है। ये सब आगे हम देखेंगे अनुच्छेद में। ये यहाँ तक आपको क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछे जाएंगे और क्या चीज़ें होंगी और हम देखते हैं आगे जो और हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो भी इम्पोर्टेंट। और यहाँ से क्या होगा, जो पंचायती राज होगा 243 तो का से 9 तक, ये भी है हमारा। नगर पालिका 243 ये भी है। सहकारी समिति अनुसूचित जनजाति 244 ये भी है इम्पोर्टेंट चीज़ें। और संघ और राज्यों के बीच संबंध ये 245 से 63 ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। आगे और चलोगे तो आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है क्या, राजभाषा। जो राजभाषा 343 ये आ जाती है हमारी राजभाषा 343। आपात उपबंध 352 से 60 तक और संविधान संशोधन 368 ये भी हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने बता रहे हैं। 368 भी हमारा इम्पोर्टेंट है संविधान संशोधन। उसके बाद हमारा जो है ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, ये वाला हमारा जो भाग 2 में भारतीय नागरिकता, हमारी भारतीय नागरिकता क्या है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच जो है उसको हम देखते हैं। तो भारतीय नागरिकता कैसी होगी, भारतीय नागरिकता में भारतीय नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता मतलब एक ही जगह आप नागरिक हो सकते हैं। अगर आपने विदेशों में अपना नागरिक ले गए तो इंडिया की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। ये नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो हमारी नागरिकता है वो निम्न है। चलो आओ देखते हैं क्या क्या है। जन्म के आधार पर आपको भारत में नागरिकता दी जा सकती है, मिलती है। जन्म के आधार पर, अर्थात जन्म के आधार मतलब हमने कहा
कि आपके जन्म के समय या जन्म होने से पहले आप या 26 जनवरी 1950 ईस्वी या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, जन्म से भारत के नागरिक होगा, वह व्यक्ति वो जन्म से क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। अपवाद जैसे राजनयिकों के बच्चे ये अपवाद में होगा, विदेशियों के बच्चे ये अपवाद में होंगे। वंश परंपरागत के अनुसार आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। कैसे ये मान जाएंगे, यदि आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता से कोई भी भारत का एक नागरिक हो, अर्थात उसके माता पिता कोई भी उसके जन्म या जन्म के पश्चात क्या हो, एक भारत के नागरिक हों, तब भी वो व्यक्ति वो क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। इसके बाद हम चलते हैं और आगे चलते हैं देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण के द्वारा नागरिकता, ये इसमें क्या चीज़ें हैं। देशीकरण के द्वारा नागरिकता में आप चलोगे, इसमें प्रमाण भारत सरकार ने देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण के द्वारा आप कैसे नागरिक बन सकते हैं। इसमें क्या होगा कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण अर्थात प्रार्थना पत्र देने के तिथि के 6 महीने पूर्व से कहाँ रह रहे हों, भारत में रह रहे हों, और तब वो क्या करते हैं, पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र को देते हैं, जो मतलब भारत के नागरिक होने के लिए। लेकिन अब यही बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, कम से कम 5 साल ऐसे कुछ कर दिया गया है, 5-6 साल। तो वे भारतीय जो विभाज्य भारत किसी भी देश में निवास कर रहे हों, और वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी, इन सबको भी नागरिकता कहाँ से दी जाएगी, पंजीकरण अर्थात प्रार्थना पत्र देकर भारत की नागरिकता को स्वीकार कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे ये भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं कि इसको पंजीकरण के आधार पर। और राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, ये आवेदन पत्र के द्वारा ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 1955 अधिनियम, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए। क्या क्या संशोधन किया गया, जो 1955 था उस संविधान संशोधन था, उसके अनुसार जब अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता क्या हों, भारत के नागरिक हों। और जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहेंगे, उन्हें अब कम से कम 5 वर्ष तक क्या हों, भारत में पहले से ही 5 वर्ष से रह रहे हों, तब उन्हें क्या किया जाएगा, पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है। फिर देशीकरण के द्वारा नागरिकता में क्या तभी प्रदान की जाएगी जब वे संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। देशी नागरिकता के आधार पर कम से कम वो 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, और पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। जो 1955 का संविधान संशोधन हुआ था, इसमें पहले 5 वर्ष थी। फिर 92 वाला जो हुआ था 1986 ईस्वी वाला जो संशोधन हुआ था, उसमें 10 वर्ष का दी गई। जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा ये नहीं लागू होता था। उसके बाद हम आते हैं, जो हमारा आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और इसमें कितने भाग 3 में रखा गया, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसे रखा गया है। संविधान जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो क्या क्या अधिकार हैं, चलिए हम देखते हैं। तो इसमें देखोगे तो आप मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ये भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्र आपात के दौरान आपके मौलिक अधिकारों का मतलब मौलिक अधिकार आप नहीं मांग सकते हैं, जब आप मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर आप जो भी मौलिक अधिकार हों वो भी आपको हटा दिए जाएंगे, मतलब हटा दिया जा सकता है, मतलब स्थगित कर दिया जा सकता है आपके मौलिक अधिकार को, सिर्फ आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ करके।
मौलिक संविधान में 7 इसमें मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां जब संविधान संशोधन होता है, 44वें संविधान संशोधन में इस 1978 को इसमें संपत्ति का अधिकार जो होता है इसको हटा करके क्या किया जाता है, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया जाता है। इसको संपत्ति को आधार कर यहाँ अधिकार को हटाकर संपत्ति के अधिकार को और यहाँ से हटा करके 300 का के ए में रखा जाता है, मतलब काम 300 के का में रखा जाता है और इससे क्या किया जाता है, कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। फिर होता है 1931 ईस्वी में कराची का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में क्या सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। सरदार पटेल मूल अधिकारों की मांग कब की थी? 1931 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की थी और मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल अधिकार का प्रारूप कौन बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। मौलिक अधिकार हमारे जो हैं क्या क्या हैं, जो समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार ये आता है हमारा यहाँ 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार आता है हमारा 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है हमारा 23 से 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है इसमें 25 से 28 के बीच में। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं 29 से 30 के बीच में। उसके और आगे चलोगे तो 29 से 30 हम चले गए। उसके बाद हमारा संवैधानिक विचारों का अधिकार आता है अनुच्छेद 32 में। अम्बेडकर जी संवैधानिक विचारों को अधिकार ही संविधान के वो आत्मा मानते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसमें समता या समानता का अधिकार की तरफ चले हैं तो अनुच्छेद 14 में हम दिया गया है विधि के समक्ष समानता, अर्थात विधि के समक्ष समानता। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो कानून होगा वो समान रूप से लागू होगा और उसके लिए समान रूप से मतलब सब कानून जो है समान रूप से सभी के ऊपर समान रूप से लागू किया जाएगा। और अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई इससे ऐसा भेदभाव करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, अर्थात ये दंडनीय अपराध है, अपराध कर रहा है वो बंदा। तो फिर क्या कहते हैं आर्टिकल 16 क्या आता है? इसमें क्या होता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन की विषय में अवसर की समानता मतलब कि किसी भी किसी भी गवर्नमेंट पद पर उसमें क्या हो जाएगा, नियोजन या नियुक्ति संबंधी विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं। क्या? अनुसूचित जाति और ओबीसी जो SC ST के लोग हो गएंगे उनमें कुछ अपवाद में आते हैं, मतलब इनको रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए इनको थोड़ा बहुत प्रायोरिटी अधिक मिलती है। लेकिन इस समय कुछ नहीं मिलती, इसमें तो प्रायोरिटी हमेशा समान में हो तो वही बहुत है। अनुच्छेद जो 17 होता है ये क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत करवाता है। अस्पृश्यता का अंत मतलब कि आप जो छुआछूत की भावना थी पहले, जो वो सब चीज़ आप करते हैं तो ये भी आपको दंडनीय माना जाएगा, मतलब दंडनीय अपराध ये भी मान लिया गया अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कैसे? जैसे सेना के संबंधी जो सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती। भारत का कोई भी नागरिक अगर किसी भी देश में बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, और कोई भी बाहरी व्यक्ति भी हो इंडिया में किसी भी राजनीतिक या किसी भी गवर्नमेंटिक पद पे अगर स्वीकार मतलब उपाधि पाना चाहता है तो उसे बगैर राष्ट्रपति की आज्ञा के वो अपना पद ग्रहण नहीं कर सकता। इसके बाद भारत द्वारा जो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री और परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के ही तहत दिए जाते हैं। और उसके बाद चलें तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है। यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार आता है। स्वतंत्रता के अधिकार में हम चलें ये कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक। तो स्वतंत्रता के अधिकार में हमारे पास क्या है कि उस
स्वतंत्रता के अधिकार में जो आता है हमारे, ये 7 तरह की स्वतंत्रता यहाँ अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 19 में 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसमें संपत्ति का भी अधिकार था। जो 19 के एफ वाला था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हटा करके 1978 को द्वारा हटा करके इसको 300 का के अंतर्गत रख दिया। इसे क्या का कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब जो हमारा अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता बचती है वो 6 तरह की स्वतंत्रता बचती है। जैसे यहाँ फर्स्ट वाला क्या कहता है कि 19 का ए में कौन सी स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है, और इसी में क्या प्रेस की स्वतंत्रता भी यहीं निहित है, इसी में प्रेस की भी स्वतंत्रता आ जाती है। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि जो 19 के बी में रखा है, शांतिपूर्वक बिना हथियार के आप एकत्रित हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं और भी चीज़ें। तो और संघ बनाने की स्वतंत्रता भी आपको दी गई है 19 के सी में। 19 के डी में दी गई है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, आप मतलब आ जा सकते हैं किसी भी क्षेत्र में देश के, और देश के किसी भी क्षेत्र में निवास भी और बसने की आपको स्वतंत्रता दी गई है 19 के ई में। और 19 का जी क्या कहता है, ये क्या कहता है कि कोई भी व्यापारिक और जीविका चलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। आपको 19 का जी कहता है पेरस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के में पेरस नहीं यहाँ होगा। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी 19 के ए में रखा गया, हमने इसको पहले ही बता दिया। तो आगे और चलोगे तो आगे अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 कहता है कि जो अपराधों के दोष या सिद्ध के संबंध में संरक्षण और इसके यह 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार दंड दिया जाएगा, और दूसरा क्या होता है, तो अपराध के समय जो कानून उस समय बना था, जो मतलब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसको दंड उसी आधार पर दिया जाएगा जब वह अपराध किया हो। उस समय जो कानून बना था उसी कानून के आधार पर दंड दिया जा सकता है, और उसे एक ही बार दंड दिया जाएगा। और उसके क्या कहा जाएगा, मतलब कि आप नया कानून बना करके उसे नए कानून के तहत दंड नहीं दे सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति को क्या करने, न्यायालय में गवाही देने के लिए आप बाध्य भी नहीं कर सकते। ये हमारा अनुच्छेद 20 क्या करता है, स्वतंत्रता देता है। और प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता के संरक्षण, इसमें क्या कहते हैं, एक आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत तो किसी भी व्यक्ति को उसको जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आप उसको अलग नहीं कर सकते, मतलब उसकी जो स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है व्यक्ति के, उसको क्या कर सकते हैं आप, वंचित उसे नहीं कर सकते हैं। और फिर क्या कहता है, अनुच्छेद 21 के ये अंतर्गत सरकार का ये दायित्व बनता है कि प्रत्येक नागरिक को क्या करे, वो मतलब स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। आर्टिकल 19 में रखा गया है। और आर्टिकल 19 के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के जो भी बच्चे होंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाएगी। ये भी अनुच्छेद का के अंतर्गत रखा गया, अनुच्छेद 21 के का के अंतर्गत रखा गया। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में निरोध में संरक्षण, ये क्या कहता है, आर्टिकल हमारा 22 कहता है, आर्टिकल निरोध में संरक्षण क्या है। आर्टिकल 22 कहता है अगर आप किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है वो, तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। पहले हिरासत में लेने का कारण वो पूछ सकता है, तो आपको जो पुलिस होगा, जो कोई भी उसे गिरफ्तार किया होगा, उसे बताना पड़ेगा वो क्यों उसे गिरफ्तार कर रही है। और 24 घंटे में जहाँ गवर्नमेंट या जहाँ कोई भी अधिकारी गिरफ्तार किया है किसी व्यक्ति को, उसको वहाँ के जो मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष उसे पेश करना होगा, किसके 24 घंटे के अंदर। और ये जो समय होगा आने जाने का जो समय होता है उसको छोड़कर उसके अंदर ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद क्या होता है, उस जो नागरिक होगा उसकी जो अधिकार हैं, उसका अधिकार क्या है कि वो अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है। और फिर उसके बाद आ जाता है निवारक निरोध। इस निवारक निरोध क्या होता है, इसमें अनुच्छेद 22 में ही रखा गया है इसको।
इसके तहत निवारक के निरोध के कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति होगा वो क्या अपराध करना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट की सूचना मिलती है तो वो क्या किया करती है कि ये बंदा अपराध करने से पहले ही इसे क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। निवारक निरोध को निवारक नज़रबंदी भी कहते हैं, मतलब कि उसको अपराध करने से पहले अपराधी को क्या अपराध करने से पहले ही जो न्यायालय होती है उसे अपराधी ठहरा देती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे कि वो और जो राष्ट्र के हित में है उसमें अपराध ना कर सके। इसके बाद एक आता है निवारक निरोध, एक आता है एक निवारक निरोध, एक दंडात्मक नज़रबंदी। दंडात्मक निरोध में आता दंडात्मक नज़रबंदी उसमें क्या कहता है, जब कोई भी व्यक्ति क्या कर लो अपराध कर ले, अपराध करने के बाद उससे क्या किया जाता है, गवर्नमेंट अर्थात तो जो हमारी पुलिस के द्वारा उसे क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। तो वो गिरफ्तारी क्या हो जाती है, निवारक मतलब दंडात्मक नज़रबंदी। दंड करने के बाद उसे गिरफ्तार करते हैं तब उसको भी कानून के द्वारा दंड दिया जाता है। उसके बाद क्या आता है कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को क्या किया है, किसी भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है तो उसको क्या करना है कि आपको 3 महीने तक आप उसको नज़रबंद रखे रहें, बट उसके बाद भी आप अगर रखना चाहते हैं तो आपको सलाहकार बोर्ड से क्या होगा, प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। आपको सलाहकार बोर्ड से प्रतिवेदन ज़रूर प्राप्त करना होगा। इसके बाद हम चलते हैं और आगे निवारक निरोध संबंधी अब तक बनाई गई जो विधियां हैं, जो 1950 में निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बनाया गया था, और इसको हम छोड़ते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये क्या है, इसके जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू होगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। बट फिर और आगे जो हमारा है पोटो या टाडा, यहाँ से चलते हैं। आतंकवादियों विध्वंसकारी गतिविधियों को निरोधक कानून अर्थात टाडा क्या होता है, यह निवारक निरोधक व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उसमें यह सबसे अधिक प्रभावी रहा और सर्वाधिक कठोर कानून इसको बनाया गया था। लेकिन 23 मई 1995 को इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया जाता है। अब आता है पोटो के अंतर्गत क्या, पोटो भी जो इसकी जो लगभग बातें हैं ये भी जो टाडा था, टाडा का ही एक रूप होता है। पोटो मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001 के अंतर्गत ये क्या आता है कि जो 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को इसे लागू किया जाता है। पोटो क्या होता है, ये भी टाडा का ही एक क्या है रूप है। इसके अंतर्गत आतंकवादी या आतंकवादियों से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी, अगर कोई भी व्यक्ति उसे क्या करता है, छुपाता है, तब उसे पुलिस क्या करेगी, उसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेगी। शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक के समय तक वो नहीं रख सकती है। मतलब आरोप पत्र उसको क्या करना होगा, आरोप पत्र उसे दाखिल करना होगा, लेकिन आरोप पत्र अगर दाखिल नहीं करती है तब उसे गिरफ्तार 3 माह से ज़्यादा नहीं रख सकती। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपील करेगा, क्या करेगा, गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकता है पोटो के अंतर्गत। इसमें अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही वो कर सकता है। पोटो जो है 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कर दिया। जो पोटो था उसको पोटा कर दिया, मतलब 28 मार्च 2002 को इस पोटो को क्या कर दिया जाता है, पोटा कर दिया जाता है। और 21 सितंबर 2004 ईस्वी को अध्यादेश के द्वारा इसे समाप्त भी कर दिया जाता है। उसके बाद अब चलते हैं शोषण के विरुद्ध जो हमारे अधिकार हैं, उसमें क्या हमारे अधिकार हैं, उन चीज़ों के देखते हैं। शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार आता है अनुच्छेद 23 में। इसमें मानव के दुर्व्यवहार मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसमें किसी भी व्यक्ति को उसे खरीद, बिक्री या बेगारी
नहीं करवाई जा सकती, अर्थात ज़बरदस्ती किसी भी व्यक्ति से आप काम नहीं करवा सकते। और ये सब क्या होता है कि जो इसका उल्लंघन, अगर आप इस चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको दंडनीय अपराध कर रहे हैं, तो आपको दंड दिया जा सकता है कानून के द्वारा। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि आप बालकों के नियोजन के प्रतिषेध, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप फैक्ट्री में या जोखिम भरे कारखानों में आप नहीं लगा सकते, उनकी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 25 नंबर का जो आर्टिकल आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या आता है कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि धर्म को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का अधिकार होता है और वो किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार कर सकता है। ये सब किसमें, अनुच्छेद हमारे 25 के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद आप चलोगे तो हमारे आता है अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन अर्थात वो किसी भी धर्म के कार्यों के कोई भी काम कर सकता है, धर्म के कोई भी काम कर सकता है, अर्थात क्या, संस्था, किसी भी धर्म की संस्था बना सकता है, स्थापना की घोषणा कर सकता है, संपत्ति अर्जित कर सकता है। लेकिन क्या कर सकते, किसी भी व्यक्ति को वो संपत्ति अर्जित तो कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ये आते हैं हमारे 27 क्या कहते हैं, राज्य के किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, किसमें, धार्मिक धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए किसी भी व्यक्ति को आप उसे मतलब खर्च दो, ये कह करके आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। अब अनुच्छेद 28 क्या कहता है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद हमारा क्या कहा जाता है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि किसी भी धार्मिक शिक्षा को हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं उसमें नहीं दी जाएगी, नहीं दी जा सकती है। और किसी भी शिक्षण संस्थान को धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते आप, और या सुनने के लिए भी आप बाध्य नहीं कर सकते। आगे आप चलते हैं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार क्या कहता है, अल्पसंख्यक के वर्गों के लिए क्या, और क्या 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। इसमें अल्पसंख्यक के संख्यक कौन कौन से आते हैं, मतलब इसमें अल्पसंख्यक आएंगे मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये सब क्या आते हैं, अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएंगे। आप इन सब के द्वारा भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश लेने से रोक नहीं सकते हैं, ये आर्टिकल 29 कहता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि जो शिक्षा संस्थाओं के स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, वो किसी भी शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन उस पर अपना दायित्व निभा सकते हैं, या अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की कोई भी संस्था खोल सकते हैं, चला सकते हैं। ये सरकार उनमें अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, कि ये आर्टिकल हमारा 30 कहता है। उसके बाद आप चलेंगे जो 30 जो हमारा मुख्य आर्टिकल है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार पे चलेंगे। संवैधानिक उपचारों को अधिकार को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा को माना है, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 32 को क्या किया जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्च न्यायालयों में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसे संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट निकाल सकती है। 5 तरह के कौन कौन से रिट हो जाती है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा। और ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनको देखते हैं। जैसे हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण देखने का प्रयास करोगे तो इसमें क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आप देखोगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में अगर कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति को क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया है, तो
वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र देगा और उस प्रार्थना पत्र के द्वारा ही न्यायालय उस अधिकारी से पूछेगी कि आप किस आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं और उसे आपको उसे न्यायालय में आप ले आकर सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि जो बंदी बनाए गए हैं उसके कारणों पर विचार किया जा सके। उसके बाद आता है परमादेश। परमादेश ये होता है कि इसमें जब कोई भी अधिकारी अपने जो कर्तव्य होते हैं वो अपने कर्तव्य को ना करता हो, तब इसके द्वारा एक आज्ञा पत्र के आधार पर उस जो पदाधिकारी होता है उस पदाधिकारी को कर्तव्यों का पालन कराने के लिए एक आज्ञा पत्र जारी किया जाता है। उसके बाद प्रतिषेध लेख होता है। प्रतिषेध लेख में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय क्या कहती है कि अगर कोई भी ऐसा मामला आता है जो निचली अदालतों में या निम्न अदालतों या अर्ध न्यायालयों में वो सुनवाई कर रहा है, कोई जो हाईलाइटेड मामले होते हैं उन सब को क्या करती है न्यायालय क्या करता है अपना कि ये कहता है कि आप इस मामले की सुनवाई आप निचली अदालत में ना करके इसे आप ऊपरी अदालत में अपने वरिष्ठ के न्यायालय मतलब आपसे ऊंचे अदालत जो होंगे उसमें लेकर जाएं। उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण यहाँ होगा। उत्प्रेषण में क्या होता है? इसमें होता है कि जो अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि जो लंबित मुकदमे या मामले हैं उनकी सुनवाई करने के लिए उनके वरिष्ठ न्यायालयों में उन्हें भेजा जाए। अधिकार और परीक्षा लेख क्या होता है? अधिकार परीक्षा लेख में होता है कि व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, कोई भी व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसमें उसका अधिकार ना हो, तो अब क्या करता है न्यायालय उससे पूछता है कि आप किस आधार पर इस कार्य को मतलब कौन से आधार आपको मिला है या किस आधार पर जो आपका अधिकार नहीं है वो उस काम को कर रहे हैं, ये अधिकारी को बताना होता है ये न्यायालय में। तो फिर चलते हैं अपने अगले। इसमें हमने देख लिया जो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि जो अनुच्छेद 32 है जो मौलिक अधिकार हैं हमारे क्या क्या हैं वो सबको हमने यहाँ से देख लिया। तो ये मौलिक अधिकार हमने देख लिया कि 5 तरीके से कार्य करते हैं, वो सब चीज़ें भी हमने देख ली। तो चलिए हम आगे चलते हैं को हमारा आता है मौलिक अधिकार में संशोधन। मौलिक अधिकार में संशोधन का कैसे होता है इसको हमने आगे कुछ चीज़ें देखी हैं। जब हमारा संविधान बन रहा था उसमें जब जो प्रस्तावना का भी अंग था वहाँ भी जो संशोधन हो रहे थे उसको भी हमने देखा है। तो फिर उसमें यहाँ हम देखेंगे मौलिक अधिकार में संशोधन। मौलिक अधिकार में संशोधन गोलकनाम बनाम पंजाब राज्य के निर्णय में पूर्व दिए गए निर्णयों में निर्धारित किया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन पहले देखो इसमें पहले जो हमारा न्यायालय था वो कह रहा था कि जो मदन गोपाल की जो वो थी घोषणा थी उसने कहा था 1957 में, वो कह रहे थे कि हमारे जो प्रस्तावना होगी उसको विधायिका के द्वारा या संसद के द्वारा किसी के भी द्वारा उसके संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद में भी उसमें ये सब चीज़ें हटा दी गई, उसको जोड़ा गया कि मतलब हाँ ये संविधान का अंग है और इसमें फिर क्या कहा गया ये संविधान का एक अंग होने के कारण इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये संविधान का मूल ढांचा है और इसको किस आधार पर संविधान प्रस्तावना को किस आधार पर संशोधन मतलब सकारात्मक रूप से संशोधन किया जा सकता है, नकारात्मक रूप से नहीं। सकारात्मक रूप से इसलिए किया जा सकता है क्योंकि जो हमारा प्रस्तावना होगी और इससे मजबूत होगी सकारात्मक संशोधन करने से लिए। अब यहाँ देखो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में संशोधन क्या चीज़ें होती हैं को गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य हमने यहाँ देख रहे हैं। तो जो इसके जो निर्णय आया था इसमें क्या कहा गया कि संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। तो इसके आधार पर आप चलेंगे अनुच्छेद जो संशोधन की जो प्रक्रिया है 368 के अंतर्गत रखी गई है। 368 के अंतर्गत से ही हम अपने संविधान के संशोधन को करते हैं या हमें अधिकार मिलता है संविधान में संशोधन करने का। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाम बनाम पंजाब राज्य
इसमें 1967 में क्या होता है कि इस निर्णय में क्या होता है, अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये चीज़ें हमने आपको वहाँ भी बताया है। तो यहाँ और फिर क्या आगे होता है, जो 24वां संविधान संशोधन होता है 1971 में। तो ये इसमें क्या हो जाता है, अनुच्छेद 13 और 368 के संशोधन किया गया और यह निर्धारित किया गया अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये संविधान संशोधन हमारा 24वां संविधान संशोधन में कहा गया। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद आता है। इसमें कहा गया कि जो हमारे संविधान संशोधन की विधियों की जो मान्यता प्रदान की गई, उसके गोलकनाम बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर देता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 को होता है, ये कहता है कि इसमें 368 और 4-5 जोड़े गए। 368 में खंड 4-5 जोड़े गए। इसमें यह व्यवस्था की गई कि जो संशोधन की प्रक्रिया या संशोधन किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। और फिर आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के अंतर्गत आता है। इसके निर्णय के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि संविधान आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकती है। यह अनुच्छेद इसके द्वारा अनुच्छेद 42 संशोधन के द्वारा की गई यह व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। जो न्यायालय इसका संशोधन कर सकती है, जो संसदीय विधि बनाए उसको न्यायालय संशोधन कर सकती है। ये 42वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, ये होता है हमारा संविधान के भाग 4 में रखा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये होता है 36 से लेकर के 51 तक रखा गया है। न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब संविधान के द्वारा, मतलब इसे न्यायालय द्वारा जो संवैधानिक शक्ति होती है उसे न्यायालय द्वारा इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद। इन सिद्धांत में इसमें जो कुछ प्रमुख सिद्धांत है उस चीज़ों को देखते हैं। तो जो आता है हमारा अनुच्छेद 38 आता है, क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे कि नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। ये अनुच्छेद 38 के अंतर्गत कहता है। फिर 39 में क्या कहता है कि सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन का। ये अनुच्छेद हमारा 39 का क्या कहता है, 39 का कहता है कि सार्वजनिक जो धन का स्वामित्व होगा ये नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित के सर्वोत्तम साधन हो सके। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है। और उसके बाद 41 में आओगे तो 41 में क्या है, लोक सहायता पाने का अधिकार भी दिया है। शिक्षा और लोक सहायता को पाने का अधिकार, काम की न्यायसंगत मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध भी किया गया है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। 43 में अंतर्गत कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन गवर्नमेंट करेगी। ये अनुच्छेद हमारा 43 के अंतर्गत। और नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता ये आता है आर्टिकल 44। समान सिविल संहिता किस में आते हैं, आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। ये आर्टिकल 45 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं अन्य जीवों की रक्षा करना। ये आर्टिकल 48 के अंतर्गत आएगा। और 49 के अंतर्गत क्या आएगा, राष्ट्रीय महत्व और स्मारकों के स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। ये आर्टिकल 49 के अंतर्गत आता है। 50 के अंतर्गत गवर्नमेंट का क्या कार्य होगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये सब वो आर्टिकल 50 के अंतर्गत किए गए हैं। आर्टिकल 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये सब आर्टिकल 51 के अंतर्गत किए गए हैं। इसके बाद आता है अब मौलिक कर्तव्य।
मौलिक कर्तव्य क्या है हमारे, उस चीज़ को देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर निर्धारित 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा जाता है। और इस मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया जाता है, इस मौलिक कर्तव्य को उससे लिया जाता है भाग इसको 4 में रखा गया अनुच्छेद 51 के का में। हमारे पास कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, उन सब कुछ चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ चलते हैं, फर्स्ट वाले मौलिक कर्तव्य क्या हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। ये सब हमारे कर्तव्य हैं। हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा और भ्रातृत्व की भावना है, उसको बनाए रखने और हमारे सामाजिक जो संस्कृति, गौरवशाली परंपरा को उसको क्या करना है, बनाए रखना है। और क्या है, सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका परीक्षण भी कर सकने का कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञानार्जन की भावना का विकास करने का कर्तव्य है हमारा। और फिर क्या होता है कि सार्वजनिक संपत्ति के सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य हो। जो भी सार्वजनिक स्थान है, जो सार्वजनिक संपत्ति हैं, उनका भी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। व्यक्ति एवं समूह के गतिविधियों, सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता के संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य होगा कि माता पिता के संरक्षण में 6 से 14 वर्ष के बच्चे क्या करें, जो प्राथमिक शिक्षा है उसे प्राप्त करवाई जाए। ये भी हमारे के माता पिता कर्तव्य होंगे। ये अनुच्छेद 86 के अंतर्गत, संशोधन के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद आप चलोगे आगे चलने का प्रयास करोगे, तब हमारा आता है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में क्या है, संघीय कार्यपालिका में हमारा जो कार्यपालिका होगी उसकी शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। ये किसमें, अनुच्छेद 53 में कहता है कि जो संघपालिका की जो पूरी भी शक्ति होगी वो राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होगी। और जो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, क्योंकि यहाँ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा जैसे मंत्रिपरिषद जो होंगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, और राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का, अर्थात इसके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता है। सिर्फ इनको क्या किया जाता है, फीता कटवाया जाता है, उद्घाटन करवाया जाता है, शपथ दिलवाने का काम इनका करवाया जाता है। मतलब छुट्टी रहो, खाली रहो, घूमो, शपथ करवाओ, ये सब करवाओ, ये सब राष्ट्रपति का काम होता है। और ये राष्ट्रपति ही हमारे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही माना जाता है। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका तो इनकी होती है। वास्तविक कार्यपालिका किसकी, प्रधानमंत्री की होती है। उनका जो मंत्रिमंडल होता है उनकी जो होती है, ये तो वास्तविक कार्य ये वास्तविक रूप से करते हैं, मतलब वास्तविक कार्यपालिका इन्हीं को कहा जाता है। और राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 के तहत क्या होता है, संवैधानिक देश का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, संविधान का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक आर्टिकल 52 के अंतर्गत कहलाता है। राष्ट्रपति के पद की योग्यता की बात करोगे तो ये अनुच्छेद 58 के अनुसार इनकी योग्यता क्या होती है, ये भारत के नागरिक हों और लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने के इनका योग्य हों, लोकसभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की इनकी योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति की, और वो भारत के नागरिक होने चाहिए। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं किए होने चाहिए। यदि वो क्या किए, लाभ के पद धारण किए हैं और राष्ट्रपति बन जाते हैं, तब तो ये मान लिया जाता है कि ये अपने लाभ के पद को छोड़ चुके हैं। लेकिन ये दो चीज़ें कहाँ नहीं लागू होती, जैसे ये
सभापति या मतलब कि उपराष्ट्रपति के पद पर हों या राष्ट्रपति के पद पर हों या मंत्रिपरिषद के सदस्य हों, तो ये सब वहाँ ये चीज़ें वहाँ लागू नहीं होती। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल क्या होते हैं, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को रखा गया है। इसमें कौन कौन से इनके निर्वाचित करते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनका चुनाव करते हैं। और पहले तो पुडुचेरी और दिल्ली को नहीं मिलाया गया था, लेकिन नवीनतम व्यवस्था के अनुसार इनको जो पांडुचेरी थी और दिल्ली की विधानसभाओं थी उनको भी यहाँ शामिल कर लिया जाता है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सहायता करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, मतलब राष्ट्रपति के जब निर्वाचन होता है, ये भी निर्वाचित करने में अपना वोट या अपना मत प्रदान करते हैं। इसमें क्या करते हैं, निर्वाचित सदस्य को सम्मिलित किया गया है। जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल जो 50 सदस्य का प्रस्ताव देता है और 50 सदस्य क्या करेगा, इसे अनुमोदित करेगा, तभी उसको राष्ट्रपति के सदस्य के लिए जो उम्मीदवारी होती है वो इसी प्रकार होती है। मतलब 50 सदस्य उसको प्रस्तावित करें और 50 सदस्य उसको अनुमोदित करें, तब राष्ट्रपति का आप चुनाव लड़ सकते हैं अर्थात तो उम्मीदवार बन सकते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति बन सकता है। इसका जो मतदान होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है और ये किसमें अनुच्छेद 55 में वर्णन किया गया है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो इसका निपटारा उच्चतम न्यायालय था हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है। कोई भी अगर निर्वाचन जो है अवैध घोषित हो जाता है, तो ये निर्वाचन जो अवैध घोषित हो गया है, इसमें अगर राष्ट्रपति जो अपने पद पर रहते हुए जो कार्य को किए हैं वो निर्वाचित नहीं घोषित किया जा सकता है। सिर्फ निर्वाचन को मतलब कि अवैध घोषित किया जा सकता है, लेकिन उनके कार्य को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की अगर कार्यकाल की बात करोगे तो इनकी कार्यकाल 5 वर्षों तक होती है। मतलब वो 5 वर्षों तक पद पर अपने बना रहता है। और ये कब तक बना रहता है, ये तब तक बना रहेगा जब तक कि उस पद पर कोई भी नया पदाधिकारी नहीं नियुक्त हो जाता, तब तक वो अपने पद पर क्या करेगा, बना रहेगा। अनुच्छेद 56 कहता है। उसके बाद अगर जो होगा राष्ट्रपति के निम्न दशाओं में 5 वर्ष ये यहाँ पद त्यागने की व्यवस्था, राष्ट्रपति को पद त्यागने की भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी वो क्या कर सकता है, अपने पद को त्याग कर सकता है। ये क्या करेगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित और अपने त्यागपत्र द्वारा एक त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा। और उसके बाद ये राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष को इसको सूचना किसको देगा, ये लोकसभा के अध्यक्ष को ये सूचना देगा। फिर और क्या व्यवस्था होंगी कि आर्टिकल जो 61 जो आर्टिकल है, इसके द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर क्या होता है, महाभियोग भी लगाया जा सकता है। इसका आधार कैसा होगा, और ये सब चीज़ें देखते हैं। मतलब राष्ट्रपति के ऊपर कैसे महाभियोग लगाया जा सकता है, ये भी सब चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है किसी भी संसद के किसी भी जो सदन होता है, संसद के किसी भी सदन में क्या किया जाता है, ये महाभियोग प्रस्ताव अनुच्छेद 61 के द्वारा लाया जा सकता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। और इससे पहले उसको उस संसद का जो सदन है उसको क्या करना होगा, राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कितना 14 दिन पहले कि हम आपके प्रति महाभियोग प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं आपको पद से हटाने के लिए। और जब ये एक सदन में महाभियोग लाया जाता है तो उसमें जो प्रस्ताव महाभियोग का होता है पेश किया जाता है, वो कम से कम क्या हो, 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर किए हों। लिखित सूचना इस जो 1/4
4 सदस्यों का हस्ताक्षर करके इसको क्या राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ये 14 दिन पहले ही कर दिया जाता है, तब आप सदन में क्या किएंगे, महाभियोग का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। जब महाभियोग का प्रस्ताव अपने सदन में पेश करेंगे तो इसको 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसको दूसरे सदन में ले जाया जाएगा, वहाँ भी इसकी जाँच की जाएगी और 2/3 बहुमत से क्या किया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। पारित करने के बाद क्या होगा कि राष्ट्रपति को अब जिस दिन पारित होगा उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद को छोड़ना होगा। उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद को क्या करेगा, छोड़ देगा। लेकिन और फिर 6 महीने के अंदर ही नए राष्ट्रपति का मतलब 6 महीने के अंदर ही नए राष्ट्रपति को उस रिक्त स्थान पर भरने का अधिकार है गवर्नमेंट को, मतलब कि सूचना रहती है कि वो 6 महीने के अंदर ही उस पद को भर दिया जाए, ये बाध्यता रहती है। तो जब ये 6 महीने के अंदर जब राष्ट्रपति पद की रिक्त पदावधि 5 वर्ष समाप्त हुई हो तो निर्वाचन पदाधिकारी समाप्त के पहले ही कर लिया जाएगा। और किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई भी विलंब हो जाता है तो वह राज अंतराल ना होने पाए, इसलिए वो क्या करेगा राष्ट्रपति, अर्थात कहने का मतलब अगर राष्ट्रपति क्या हो 5 वर्ष तक अपनी अवधि को पूरा कर लिया हो, अपने कार्यकाल को पूरा कर लिया हो, लेकिन वो पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उस पहली बात तो 5 वर्ष के अंदर ही क्या किया जाएगा, तो चुनाव करवा लिया जाएगा और चुनाव के द्वारा वो चुन लिया जाएगा राष्ट्रपति। अगर ये ऐसा करने में लेट लतीफ़ होता है तब तक वो राष्ट्रपति बना रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति के पद पर कोई अन्य राष्ट्रपति नहीं उत्तराधिकारी हो जाता। और आगे चलोगे तो आगे चलने का प्रयास करोगे, देखते हैं आगे क्या होता है। और आगे है राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति के हमने बताया कि अधिकार इनको बहुत से ज़्यादा दिए गए हैं। इनकी नियुक्ति करने का ही बहुत जिम्मा होता है, इनको सिर्फ खाली कर दिया जाता है। इनकी कार्यपालिका वास्तविक रूप से कार्यपालिका तो लोकसभा की होती है और ये तो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, लेकिन इनके कार्य कुछ नहीं होते। इनको सिर्फ नियुक्ति ही करने का ज़्यादा काम होते हैं, फीता काटने के काम होते हैं, उद्घाटन करने के बस। तो इसमें चलते हैं तो इनके जो नियुक्ति करने के जो किनको नियुक्ति करेंगे, ये प्रधानमंत्री को नियुक्ति करेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद होगी के सदस्य होंगे उनको भी नियुक्ति करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन शपथ कौन इनको दिलाएगा, उनको राज्य का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है राज्यों के राज्यपाल को। और राज्यों के राज्यपाल उस राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। फिर क्या कहता है, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की भी राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। भारत के महान न्यायवादी और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की, वित्त आयोग के सदस्यों की भी ये नियुक्ति करते हैं। और आगे चलोगे, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य जो होंगे उनकी भी नियुक्ति करते हैं, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों के, और भारत के जो राजदूत होंगे उनकी भी ये नियुक्ति करेंगे। जो प्रशासन संबंधी रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य होते हैं वो भी नियुक्ति करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अब आज के चलते हैं विधायक की शक्तियाँ क्या होती हैं राष्ट्रपति की। जो संसद का सत्र अवसान होता है, लोकसभा भंग कर सकता है, मतलब संसद में राष्ट्रपति के अंतर्गत ये होता है कि वो लोकसभा के क्या भंग करने का भी अधिकार होता है। और क्या होता है, सदन में एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण उनका हो सकता है। और क्या कहते हैं, प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद का अभिभाषण राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ये और क्या होता है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। कोई भी संसद द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया है, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो कानून का रूप नहीं लेगा। संसद में और एक देखो एक वीटो शक्ति होती है।
वीटो शक्ति, अगर राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो आप कितना भी विधेयक इनके पास भेज दो, ये इनके पास ये अधिकार है कि उस विधेयक को रख भी सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं और नहीं भी वापस करेंगे। ये मतलब वीटो शक्ति का प्रयोग भी राष्ट्रपति कर सकता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत और संचित एवं व्यय करने वाले विधेयक 117 के अंतर्गत। कराधान, जिसमें राज्य के हित जुड़े हों, प्रभाव डालने वाले जो विधेयक होते हैं वो भी इनके अंतर्गत आते हैं। और वाणिज्य के समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक, ये भी 304 के अंतर्गत। किसी भी साधारण विधेयक के दोनों सदनों में कोई भी सहमति है तो असहमति है तो वो सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये राष्ट्रपति के 108 के अनुच्छेद मतलब अधिकार होता है। ये शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को किसमें, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। किसी भी अनुदान मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 113 के 3 में कहा गया है। संसद के सदस्यों के मनोनयन का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। और कैसे होता है, यदि राष्ट्रपति को ये लगता है कि उसमें जो आंग्ल भारतीय हैं, आंग्ल भारतीय के समुदाय के व्यक्तित्वों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो क्या करेंगे कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर देंगे और इनका आर्टिकल 33(1) के अंतर्गत करेंगे। और फिर क्या कला साहित्य, ये क्या करते हैं, राज्यसभा में भी ये 12 सदस्यों को भी मनोनीत कर सकते हैं। जैसे वो कौन से व्यक्ति को जो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव की दक्षता रखते हों तो उनको भी राज्यसभा में अनुमोदित कर सकते हैं, अर्थात राज्यसभा में भी मनोनीत कर सकते हैं। ये आर्टिकल 60 कहता है, 60 का 3 कहता है। उसके बाद चलेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी इनके पास होती है। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति के सैन्य की शक्ति क्या होती है, सैन्य की शक्ति भी बहुत होती है। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं को के जो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही तीनों सेनाएं निहित होती हैं। और इन राजनीतिक शक्तियां क्या होती हैं कि जो दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौते या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, लेकिन ये समझो और संधियां कौन करता है, ये प्रधानमंत्री करता है, लेकिन नाम किसका होता है, राष्ट्रपति के नाम। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति करेगा, और विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। राजनीतिक शक्तियाँ हमने देख लिया। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा होता है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति क्या होती है कि क्षमादान की शक्ति में ये होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा क्या किया गया है, दोषी ठहराया गया हो, तो वो राष्ट्रपति के प्रति वो क्षमादान याचिका दायर करता है। राष्ट्रपति के प्रति कोई भी व्यक्ति क्षमादान याचिका दायर करेगा तो उसमें क्या करेगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्या करेगा, उसे क्षमा कर सकता है या उसकी शक्ति को कम कर सकता है। अगर उसे दंड दिया गया, उसे फांसी की सज़ा दी है तो उसकी फांसी की सज़ा को टाल सकता है। उसे हमेशा के लिए कारावास में रहने के लिए भी सुना सकता है, या 2 वर्ष है उसकी आयु तो उसको न्यायालय द्वारा 2 वर्ष तक आयु कि दंड दिया गया है कारावास में रखने का, तो उसे 1 वर्ष कारावास में रखने का राष्ट्रपति सुना सकता है अपना मत। और उसके क्या क्या अधिकार हैं, किसी भी दोषी को उसको क्षमा भी कर सकता है, ज़्यादा दोषी है तो उसको
या क्षमा याचिका के दौरान उसे क्षमा भी कर सकता है, माफ़ भी कर सकता है। और राष्ट्रपति और क्या शक्तियाँ हैं कि जैसे कोई भी जो स्त्री हो, वो गर्भवती हो, उसको सज़ा दी गई हो, उसको भी कम कर सकता है। अगर क्षमादान की पूर्व याचिका को राष्ट्रपति ने रद्द कर दिया हुआ हो तो उसको दोबारा क्या करो, आप क्षमा याचिका दायर नहीं कर सकते आप उसमें। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भाग 18 में अनुच्छेद 352 और 360 के अंतर्गत की गए हैं। 352 के अंतर्गत क्या होता है कि जो युद्ध और बाह्य आक्रमण अगर हो, सशस्त्र विद्रोह हो, तब क्या करता है, राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू हो जाता है। हमारे देश में राष्ट्रपति शासन, जब कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब हमारे जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होता है, अधिकार होता है शासन करने का। उसके बाद राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर भी क्या 356 का लागू किया जाता है। अनुच्छेद 356 को लागू किया जाता है। वित्त आपातकाल की स्थिति होती है। 360 का अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ये न्यूनतम अवधि इसकी न्यूनतम अवधि कितनी होती है, वित्तीय आपातकाल की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष तक होती है। राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से क्या कर सकता है, राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। लेकिन ये परामर्श जो न्यायालय द्वारा दिया गया हो वो जरूरी नहीं है कि वो राष्ट्रपति मानने के लिए उनके परामर्श को बाध्य हो। अभी हम बात कर रहे थे वीटो शक्ति। देखो वीटो शक्ति यहाँ पर आ ही गया। वीटो शक्ति की हम बात कर रहे हैं तो वीटो शक्ति में कोई भी संसद का कोई भी किसी भी सदन से जो कोई भी विधेयक को पारित करके अगर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। ये अधिकार उससे कहाँ प्रदान किया जाता है, ये अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है कि वो उस विधेयक को हस्ताक्षर करे या ना करे या उसे अपने ही पास रख दे, लौटाए ना, ये सब राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और पहली 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति जी यानी जैल सिंह के ऐसे व्यक्ति हैं जिसने इस शक्ति का प्रयोग किए थे। लेकिन फिर क्या किया जाता है, जब अगला चुनाव होता है, अगले राष्ट्रपति बनते हैं तो ये इस विधेयक को सरकार के पास पुनः वापस कर देते हैं। और लेकिन फिर सरकार क्या कहती है, इस विधेयक को रद्द कर देती है। और महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं, राष्ट्रपति के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ को देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार बनने वाले उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। केवल वीवी गिरी ऐसे निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जिनके निर्वाचन हो रहा था तो इनका मतगणना जो हुई थी 2 बार करनी के, दूसरी चक्र में मतगणना हुई थी, मतलब 2 बार मतगणना की गई थी। उसके बाद क्या होता है, केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुई जो 1 बार चुनाव में हार जाती हैं, फिर उसके बाद निर्विरोध राष्ट्रपति चुन ली जाती हैं। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रहती हैं। आगे चलते हैं। आगे उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत दिया गया है। 63 के अंतर्गत किसका उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, इसको हम उपराष्ट्रपति को भी देख लेते हैं। चलते संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब इस जो भारत को उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये अनुच्छेद 64 के अंतर्गत किया गया है और से लेकर के 89 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो आगे क्या होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, मतलब कि जो राज्यसभा होती है उसका सदस्य नहीं हो, उसका क्या होता है, सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और इसकी जो मत देने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है, अर्थात वो मत देने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है राज्यसभा में। लेकिन मत
देने का अधिकार उसे कब प्राप्त होता है? जब राज्यसभा में क्या हो, जो पक्ष का हो और विपक्ष दोनों दलों का जब मत क्या हो जाए, समान हो जाए, तब उपराष्ट्रपति को भी मत देने का, सभापति को भी मत देने का अधिकार होता है। कब होता है? कि वो अपने इच्छानुसार किसी भी क्षेत्र में किसी भी दल के साथ जाकर के मत दे सकते हैं और उसको बहुमत दिला सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या योग्यता इनकी क्या होनी चाहिए? भारत के पहली बात नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाभ पद पर न हो, और ये लाभ पद पर हैं तो अगर निर्वाचित हो जाते हैं तो इन्हें मान लिया जाएगा तो उस लाभ पद को छोड़ चुके हैं। वह संसद के किसी भी सदन का, राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसे सदन का अपना स्थान, अपना पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दी है। मतलब जो अपना जब सभापति जब उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं तब अपना जो सभापति वो जो मतलब संसद के किसी भी सदन में हैं या राष्ट्रपति किसी भी सदस्य में हैं तब उन्हें क्या कर दिया जाएगा, ये समझ लिया जाएगा कि वो अपना पद ग्रहण करने से पहले ही उसकी सदस्यता छोड़ चुके हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, इसमें अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर बने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने के से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। और उसके बाद क्या आता है कि उपराष्ट्रपति के पद अवधि कितनी होती है, ये आर्टिकल 67 के अंतर्गत रखा गया है। पदावधि कितनी होगी? राष्ट्रपति की पदावधि होगी 5 वर्ष तक, और उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ये भी राष्ट्रपति की स्वतंत्रता होती है कि संबोधित कर अपने संबोधन के द्वारा वो हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों को बहुमत ने पारित किया हो, जिससे कि सभी लोग सभा से सहमत हों, और किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की कम से कम 14 दिन पहले सूचना न दी जाए। मतलब इस संकल्प को अब तक प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं राज्यसभा के द्वारा तब तक कि उसे क्या किया जाए कि 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को ये सूचना न दे दी जा सके। संकल्प प्रस्ताव के तहत उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर धारण रहेगा जब तक कि नए उत्तराधिकारी नया उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो जाता। उपराष्ट्रपति के जो संबंधित निर्वाचन के संबंधित जो विवाद होते हैं, ये भी इसका जो निर्णय होता है वो कौन करता है? इसका भी निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय के तरीके ही होता है। इसका निर्णय जाता है सर्वोच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में, तो वहाँ सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद वहाँ ही इसका निर्णय होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पद के खाली रहते ही उपराष्ट्रपति कोई हैसियत से कार्य करता है। राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उस पर उपराष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति की हैसियत से खाली करेगा, लेकिन जितना दिन तक वो राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा उतना दिन वो उपराष्ट्रपति के काम को नहीं कर सकता, अर्थात वो अपने पद को अपने उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रह सकता। इसके बाद और क्या होता है कि जो अधिकतम जो समय होता है राष्ट्रपति के पद के भरने के अधिकतम जो समय होगी वो 6 महीने के अंदर ही भरी जाएगी, और 6 महीने के अंदर उसे क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव करवा लिया जाएगा। उनको जो खाली पद था राष्ट्रपति को उससे भर दिया जाएगा। जो उपराष्ट्रपति होंगे वो फिर अपने पद को ग्रहण कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति वाला। फिर अनुच्छेद 1977 क्या कहता है, किसी भी समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य
राष्ट्रपति बन गया है तो राष्ट्रपति का ही वेतन मिलेगा उसे। उसके बाद इस वीडियो में अब आपने देख लिया कि हमने देख लिया संविधान सभा की मांग कैसे हुई, राष्ट्रपति मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमारे जो अधिकार थे उन सबको देख लिया, अनुच्छेद देख लिया, हमारे 50 अनुच्छेद कहाँ तक देख लिया, 51 के कहाँ तक, मतलब अब यहाँ 63 तक भी देख लिए हैं, जो राष्ट्रपति का था अनुच्छेद वहाँ तक भी देख लिए हैं। तो गाइज इस वीडियो को अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप नीचे लाइक करिएगा, और कहीं भी कुछ डाउट या कुछ भी हुआ हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा, जिससे कि हम अपने न्यू वीडियो में उसका सुधार कर सकें और आपको हम बता सकें कि हमने यहाँ पे क्या रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिएगा, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे कैसे वीडियो बन रहे हैं। तो चलिए गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो फिर हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जैसे कि हमने कहा है कि 4 या 5 लेक्चर में हम सारे अपना पॉलिटी का जितना भी सेशन होगा उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो 4-5 के अंदर तो गाइज इस वीडियो में चलो यहीं तक, अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।